हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम फिर से लेके आपके लिए पार्ट 8 और ये जो पार्ट रहने वाला है ये आखिरी पार्ट लेने वाला है लाइंस एंड प्लेन का। इसके पहले आपको सारे पार्ट देख लेने हैं तो ही जाके आपको ये पार्ट समझने वाला है। तो आइए हम बढ़ते हैं आगे डायरेक्टली। तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आता है एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स। ठीक है, अब दो प्लेन्स के बीच में एंगल क्या बनेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका ये वाला जो एक P1 प्लेन है और ये P2 प्लेन है। 3D डायग्राम बना इमेजिन करने की कोशिश करो। मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी किया है 3D डायग्राम। ये मेरा P1 प्लेन ऐसा है, P2 प्लेन ऐसा है और ये एक दूसरे को कट करता है। जहां पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, ये इंटरसेक्ट होके उसके बाहर निकल रहा है, तो ये पूरा P1 प्लेन है। ये भी P1 प्लेन में ये इंटरसेक्ट होके पूरा बाहर निकल रहा है, तो ये भी मेरा P1 प्लेन है। दिस इज P1 प्लेन एंड दिस इज P2 प्लेन। ठीक है, ये मेरा P2 प्लेन है और ये मेरा P1 प्लेन है। इतना समझ गए होंगे। और ये किसी एक लाइन में मीट करेंगे, समझे क्या। जैसे कि मेरी दो लाइंस जब मीट करते तो मीट क्या करता है, एक पॉइंट में मीट करता है। लेकिन अगर मेरे दो प्लेन मीट करते तो कहां मीट करेंगे, वो एक स्ट्रेट लाइन में मीट करेंगे। आई होप सो आपको जो है इमेजिन हो रहा होगा। आप ऐसे भी देख सकते हो कि फॉर एग्जांपल आप जिस बुक में लिख रहे हो उसमें भी बहुत सारे पेजेस है। एक पेज को ऐसा पकड़ लो, एक पेज को ऐसा पकड़ लो, तो देखो दोनों जो पेज जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे एक लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। समझे क्या। तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्लेन्स, इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। अब बारी आती है कि एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स क्या होगा। तो मान के चलो ये जो एंगल है, एंगल बिटवीन द प्लेन, इसको हम थीटा लेंगे। यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बनेगा यहां से लेके यहां तक, जिसको हम नाम देंगे थीटा। ठीक है, थीटा नाम दे दिया। लेकिन इस प्लेन से डायरेक्टली एंगल निकालना पॉसिबल नहीं है। एक तरीका है एंगल निकालने का। हमने इसमें क्या पढ़ा है कि प्लेन जब भी होता है और उसका एबीसी जो होता है, अगर मैं इसको IJK लगाऊं तो मुझे क्या मिलता है, मुझे नॉर्मल मिलता है। तो मैं क्या करता हूं, P1 प्लेन का एक नॉर्मल बना देता हूं। ठीक है, ध्यान से देखो, अब मैं डायग्राम बनाने वाला हूं, मतलब ऐड करने वाला हूं इस डायग्राम में। तो मैं क्या करता हूं, यहां से मैंने एक नॉर्मल बना दिया। ये किसका नॉर्मल है, ये जो मेरा प्लेन P1 का नॉर्मल है। ठीक है, मैंने यहां से नॉर्मल बना दिया, तो किसका नॉर्मल है, ये वाला प्लेन P1 का नॉर्मल है। अब दूसरी चीज क्या करता हूं, ये जो P2 है उसका नॉर्मल बना देता हूं, मैंने P2 का नॉर्मल बना दिया। अब मुझे ध्यान से देख के बताओ, क्या ये जो थीटा रहेगा, क्या ये थीटा नहीं रहेगा। ध्यान से बताओ, ये जो थीटा है एंगल बिटवीन द प्लेन्स, ये एंगल बिटवीन द प्लेन्स, क्या एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स नहीं रहेगा, 100% रहेगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब अगर मैंने P1 प्लेन का N1 नॉर्मल निकाल लिया, P2 प्लेन का N2 नॉर्मल निकाल लिया और दोनों के नॉर्मल के बीच का अगर मैंने एंगल निकाल लिया, तो मेरा प्लेन का एंगल निकल जाएगा। समझे क्या। तो इसमें ट्रिक क्या है, सोचना क्या है कि व्हाट इज एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स। एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स आर नथिंग बट एंगल बिटवीन देयर टू नॉर्मल्स। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। और नॉर्मल कैसे निकाला जाता है हमने पिछले पार्ट में अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, तो यहां पे P1 प्लेन है A1x B1y C1z प्लस D और A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2। ठीक है, अब मेरे पास ये प्लेन है, वैसे नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालूंगा, इसको 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 IJK लगा दूंगा, डायरेक्शन रेशियोज को। तो क्या हो जाएगा, N1 वेक्टर मेरा हो जाएगा A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप। अब ये मेरा क्या निकला, ये मेरा N1 वेक्टर निकला। अब यहां से मैं N2 वेक्टर निकालता हूं, A2 B2 C2 को IJK लगाऊंगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, N2 वेक्टर इज इक्वल टू A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप। समझे क्या। अब इन दोनों का मुझे एक एंगल चाहिए, तो मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करूंगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट करना बहुत ज्यादा आसान होता है और डॉट प्रोडक्ट में हमें cos थीटा की वैल्यू मिलती है। जैसे cos थीटा निकला तो अपन थीटा की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। समझे क्या। तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ N1 वेक्टर डॉट N2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर में पढ़ लिया है हमने, तो N1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड N2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसके साथ आएगा cos थीटा। इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू यहां से मिल सकती है। अगर मुझे cos थीटा की वैल्यू मिल गई तो मुझे थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा, cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा N1 वेक्टर डॉट N2 वेक्टर, cos थीटा इज इक्वल टू N1 वेक्टर डॉट N2 वेक्टर, और ये इधर चले जाएगा, क्या हो जाएगा, N1 वेक्टर और N2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये cos थीटा की वैल्यू आ गई। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये सेम चीज, सेम लॉजिक आपको लगाना है एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स। और एंगल बिटवीन द प्लेन एंड लाइन क्या होगा, ध्यान से सोच के देखो, ये हम आखिर में पढ़ने भी वाले हैं। ठीक है ना, उसमें भी सेम ही लॉजिक लगता है, एंगल बिटवीन द प्लेन एंड द लाइन। ध्यान से देखो, तो यहां पे हमारे पास डायरेक्टली क्वेश्चन है, क्या है, द एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स एंड इज, डायरेक्टली क्वेश्चन है, N1 निकालो N2 निकालो cos थीटा लगा दो। तो यहाँ पे डायरेक्टली हमें N1 पता चल जाएगा, नॉर्मल 1। ये मेरे पास प्लेन P1 है तो इसका नॉर्मल क्या आ जाएगा, N1 वेक्टर इज इक्वल टू 2 I कैप प्लस y के बाद में 1 है पास में, मतलब कोएफिशिएंट, तो आ जाएगा 1 J कैप और ये आ जाएगा -2K कैप। और यहां से निकल जाएगा N2 वेक्टर, N2 वेक्टर इज इक्वल टू 3 I कैप -6 J कैप -2K कैप। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। बचपन से पढ़ा है कि N1 N2 कैसे निकालते हैं। अब बस डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे, N1 वेक्टर डॉट N2 वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ N1 वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ N2 वेक्टर cos थीटा।
n1 डॉट n2 करते, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट कर देता हूं, क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, 1 इंटू -6 कितना हो जाएगा -6, और -2 इंटू -2 कितना हो जाएगा +4 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वेक्टर। n1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, ये मेरा n1 का मैग्नीट्यूड। अब यहां से आएगा n2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, 3 का स्क्वायर होता है 9, 6 का होता है 36, और 2 का स्क्वायर होगा 4, और यहाँ पे क्या आएगा cos थीटा, जो कि हमें वैल्यू भी चाहिए, समझे। तब वैल्यू निकालते हैं, 6 से 6 कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 4 2 8 प्लस 1 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 होता है, मल्टीप्लाई बाय क्या आता है 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 9 इज 49, स्क्वायर रूट ऑफ 49 क्या होता है 7 होता है, तो यहां से 7 आएगा, और यहाँ पे आएगा cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ रही है मेरी, cos थीटा की वैल्यू आ रही है 4/21, तो देयरफॉर थीटा क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा मेरा cos इनवर्स ऑफ 4/21। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। तो cos इनवर्स 4/21 इज आवर आंसर। अब आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि ये ऑप्शन cos इनवर्स में था, इसलिए ये हमने लगा दिया, तो अगर मेरा ऑप्शन sin थीटा में होता तो क्या हम क्रॉस प्रोडक्ट लगाते, उससे भी एक इजी मेथड है, क्रॉस प्रोडक्ट लगाया नहीं ना, कि अगर आपके पास साइन में आंसर है तो उसको साइन में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करेंगे, इससे एक ट्रायंगल बना लो, इससे कैसे ट्रायंगल बना लो, ये थीटा डिग्री मान के चलो, और क्या होता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, एडजेसेंट क्या है 4 और हाइपोटेनस क्या है 21, पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली साइड निकाल लो, ये वाली साइड निकल गई तो sin थीटा लिख लो, समझे क्या, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो cos इनवर्स में ऑप्शन था तो हमने cos थीटा लगा दिया, कुछ और भी ऑप्शन होता तो भी यही लगाते हैं, बस कन्वर्ट कर देते ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द प्लेन दैट इज दिस प्लेन एंड द प्लेन दैट इज दिस प्लेन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर है टू ईच अदर, देन द वैल्यू ऑफ लैम्बडा इज, अब लैम्बडा की वैल्यू क्या होगी ये हमें बतानी है, ठीक है। ध्यान से सुनो कि यहाँ पे दोनों प्लेन कैसे, दोनों प्लेन परपेंडिकुलर है। अब इमेजिन करो डायग्राम, मैं फर्स्ट डायग्राम में फिर से जंप करते हैं, इमेजिन करो डायग्राम, अगर दोनों प्लेन परपेंडिकुलर है मतलब थीटा क्या बनेगा 90 डिग्री बनेगा, अगर यहाँ थीटा 90 डिग्री बनाएगा तो यहाँ पे भी कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा। प्लेन परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल भी परपेंडिकुलर रहेगा, सेम लॉजिक लगेगा। इफ प्लेन आर परपेंडिकुलर देन नॉर्मल विल आल्सो बी परपेंडिकुलर, तो नॉर्मल्स विल आल्सो बी परपेंडिकुलर। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो बस नॉर्मल को n1 n2 इज इक्वल टू 0, अगर नॉर्मल परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये करोड़ों बार हमने पढ़ लिया है, वेक्टर में भी और इधर भी, ठीक है। n1 डॉट n2 इज इक्वल टू 0 क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 0 है, cos थीटा 0 हो जाएगा, cos 90 0। तो n1 वेक्टर क्या हो जाएगा, n1 वेक्टर हो जाएगा यहां से 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस लैम्बडा k कैप, और n2 वेक्टर क्या आ जाएगा मेरा, n2 वेक्टर आ जाएगा यहाँ पे x के कोएफिशिएंट 1 है तो 1i कैप, यहां से आ जाएगा लैम्बडा j कैप, और यहां से आ जाएगा लैम्बडा k कैप, ठीक है ना। लैम्बडा लैम्बडा 2 बार है, इसका तो कुछ काम नहीं है, ठीक है ना, नॉर्मल निकालने के लिए। अब ये n1 n2 0 कर दो, तो कर लेते हैं भाई, n1 डॉट n2 इज इक्वल टू 0, n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल टू 0 कर देंगे। 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, -4 प्लस लैम्बडा -4 लैम्बडा प्लस लैम्बडा इंटू लैम्बडा क्या हो जाएगा, लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या बन रहा है यहाँ पे, क्वाड्रेटिक बन रहा है, क्वाड्रेटिक आपको सॉल्व करते आना चाहिए, 8th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है ये। क्या हो जाएगा, लैम्बडा स्क्वायर -4 लैम्बडा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, लैम्बडा स्क्वायर माइनस लैम्बडा और -3 लैम्बडा में ब्रेक कर देंगे इसको, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, लैम्बडा कॉमन लेंगे तो लैम्बडा -1, लैम्बडा -1 इज इक्वल टू 0 आएगा, -3 लैम्बडा -3 और लैम्बडा -1 इज इक्वल टू 0। तो लैम्बडा की हमारे पास दो वैल्यू आ रही है, लैम्बडा इज इक्वल टू 3 और लैम्बडा इज इक्वल टू 1, तो 3 और 1 हमारा आंसर होना चाहिए। लैम्बडा इज इक्वल टू 3 और लैम्बडा इज इक्वल टू 1, दैट इज ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका। समझे क्या, प्लेन का क्वेश्चन देखिए नॉर्मल के बारे में सोचो, लाइन का क्वेश्चन देखिए डायरेक्शन वेक्टर के बारे में सोचना चालू कर दो, वही जो है प्लेन को लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास क्या है, अगेन एक क्वेश्चन है, द एंगल बिटवीन द प्लेन्स। अब ये मैंने वेक्टर फॉर्म में जानबूझ के क्वेश्चन दिया है ताकि यार आप नॉर्मल पहचान पाओ कि नॉर्मल कैसे निकालते हैं। ये आर वेक्टर है और ये क्या होगा, नॉर्मल होगा। नॉर्मल क्यों होगा, ध्यान से सोचो, देखो मैं एक इक्वेशन लिख के दिखता हूं, ए आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। क्या आएगा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये क्या लिखा मैंने, इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखा है। ये इसको मिलेगा तो क्या हो जाएगा, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर, ये इसको मिलेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। अब इसको ध्यान से मन की आंखों से देखो, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर है
तो r के बाजू में कौन सा वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर है, तो r के बाजू में नॉर्मल वेक्टर पड़ा होगा। और ये a डॉट n मतलब हमारा कांस्टेंट आने वाला है, a डॉट n मतलब कांस्टेंट आएगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ न्यूमेरिक आने वाली है, समझे क्या। तो इसीलिए आपको समझ जाना है कि ये वाला को क्या दिया होगा, यहां में नॉर्मल दिया होगा ऑलरेडी, तो दिस इज n1 वेक्टर एंड दिस इज n2 वेक्टर डायरेक्टली, समझे। मैं उसको मिटा देता हूं। ओके तो क्या हमारे पास n1 वेक्टर है, ये n1 वेक्टर ऑलरेडी दिया है, इसको मैं यहीं पे नाम देता हूं n1 वेक्टर और इसको नाम देता हूं n2 वेक्टर। चलो ठीक है। एंगल बिटवीन द प्लेन्स, अब n1 डॉट n2 कर दो, cos थीटा इज इक्वल टू n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन n1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड n2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n1 डॉट n2 करेंगे, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा अगेन 2, ये हो जाएगा -1 और +1 कितना हो जाएगा, -1 + 1 -1 हो जाएगा, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा 2 2 4 4 - 1 3 और ये कितना जाएगा 4 5 6 √6 6 हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी √6 है और ये भी √6 है, √6 इंटू √6 कितना होता है भाई 6 होता है, ठीक है। तो ये क्या जाएगा 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो cos थीटा की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, मतलब थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी 60 डिग्री, 60 डिग्री को क्या लिखते हैं π/3, π/6 मत लिख देना, 60 डिग्री π/3 होता है, इतना बेसिक तो क्लियर होना चाहिए। तो इसका डायरेक्टली ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, समझेगा। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब आता है एंगल बिटवीन द लाइंस एंड प्लेन, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक में बच्चों की बहुत सी मिस्टेक हो सकती है, क्यों, क्योंकि अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो मिस्टेक होगी, अगर आपको कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर है इसका तो कोई भी गलती होने की कोई भी चांसेस ही नहीं है। ध्यान से देखो, यहां पे जो उन्होंने बोला है ना, क्या बोला है, एंगल बिटवीन, किसके बीच में एंगल, लाइन और प्लेन के बीच में एंगल। तो हम क्या सोचते हैं कि एंगल कौन सा होगा, इसका मतलब जनरली बच्चे कैसे सोचते हैं वो बताता हूं, कि इसका बी वेक्टर ले लेंगे, इसका एन वेक्टर ले लेंगे, cos थीटा लगा देंगे और थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन वो गलत होगा। गलत क्यों होगा, ध्यान से देखो, मैं क्या करता हूं, पहले मैं इसका नॉर्मल बना देता हूं, तो इसका मैंने ऐसे नॉर्मल बना दिया, ये जो है ये क्या है, दिस इज नॉर्मल, किस चीज का नॉर्मल, ये जो प्लेन है उस चीज का नॉर्मल है। पहले हम आपको डायग्राम समझा देते हैं, कोई डायग्राम है कैसी, कि ये मेरा प्लेन है, येलो वाली मेरी लाइन है, लाइन यहां से आई कट करी प्लेन को और पीछे से निकल के मैंने उसको डॉट से रिप्रेजेंट किया येलो वाली लाइन से, तो ये लाइन आई कट करते हुए निकल गई। अब क्वेश्चन ये पूछा गया कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन, तो मैं ये वाला एंगल पकड़ता हूं थीटा, क्योंकि एंगल बिटवीन द लाइन और प्लेन क्या होने वाला है, ये वाला होने वाला है, दिस इज प्लेन एंड दिस इज लाइन। एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन क्या बनेगा, ये जो यहां पे बनने वाला एंगल, ये यहां पे जो बनेगा यहां पे, दिस वुड बी माय एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन, समझे क्या। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, एक मिस्टेक करेंगे कि यहां से वो नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे, बोलेंगे कि सर दिस नॉर्मल और लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड प्लेन। हमेशा यही गलती करते हैं और आपको नहीं करना है, आपको कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रखना है कि ये वाला जो एंगल होगा वो होगा एंगल बिटवीन द लाइन एंड एंगल बिटवीन द प्लेन, एंगल बिटवीन द प्लेन एंड एंगल बिटवीन द लाइन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब एक चीज बताओ कि मैंने नॉर्मल ड्रॉ की है, नॉर्मल का टोटल एंगल कितना होता है, नॉर्मल का टोटल एंगल होता है सर 90 डिग्री, 90 डिग्री होता है। ये अगर थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल 90 डिग्री है, ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा एक एक चीज। अब मैंने इस प्लेन का नॉर्मल बनाया है जिसको मैंने नाम दिया है एन वेक्टर, ठीक है, मैं उसको नाम चेंज कर देता हूं, उसका नाम है मेरा एन वेक्टर, एन वेक्टर। तो एन वेक्टर मेरा क्या आएगा यहां से, एन वेक्टर इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। चलो नॉर्मल वेक्टर तो मिल गया। अब मैं एंगल बिटवीन द लाइन निकालूंगा, एंगल बिटवीन द लाइन, या फिर इसका आप डायरेक्शन वेक्टर निकालूंगा। इसका डायरेक्शन वेक्टर क्या होता है, a2 b2 c2 को i j k लगाने से क्या मिलता है, डायरेक्शन वेक्टर मिलता है। a2 b2 c2 क्या डायरेक्शन रेशियोज है, तो इसका b वेक्टर क्या मिलेगा, दैट इज डायरेक्शन वेक्टर की बात करो, n और b वेक्टर मिलेगा a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप, समझे क्या। तो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर ये है, लाइन का डायरेक्शन वेक्टर ये है। अब ये जो लाइन है इसके पैरेलल में और एक लाइन बनाता हूं, लाइन के पैरेलल और एक लाइन बनाता हूं, ध्यान से देखो, लाइन के पैरेलल और एक लाइन बनाता हूं। तो ये जो लाइन है इसके पैरेलल मैंने और एक ऐसी लाइन बना दी, ये और एक ऐसी लाइन बना दी मैंने,
लाइन से और एक पैरेलल लाइन बना दी। अब ये जो पैरेलल लाइन है, ये जो पैरेलल लाइन है ना, थोड़ी ऐसी है या फिर ऐसी है, ठीक है ना। इसका मतलब अगर मैं इसको ऐसे बनाता हूं ना तो कंफ्यूजन नहीं होना है। देखो एक मिनट, हाँ, ये मैंने नॉर्मल लाइन बना दी, पैरेलल लाइन बना दी। अब जैसे हमने कंसेप्ट में पढ़ा था कि दो एंगल, दो लाइंस के बीच में, देखो दो लाइंस के बीच में अगर एंगल थीटा है तो अगर मैं इसका डायरेक्शन वेक्टर निकालूं और इसका भी दूसरा डायरेक्शन वेक्टर निकालूं तो दोनों के डायरेक्शन वेक्टर में भी थीटा एंगल होता है। सेम कंसेप्ट यहां यूज होगा कि अगर एक नॉर्मल और एक लाइन के बीच में अगर 90 माइनस थीटा एंगल है तो ये नॉर्मल और ये डायरेक्शन वेक्टर के बीच में भी कितना एंगल होगा, 90 माइनस थीटा ही होगा। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि सर ये एक्स्ट्रा एंगल बनेगा, एक्स्ट्रा एंगल नहीं बनेगा। ये मैं बोर्ड में 3D यहां पे विजुअलाइज जो है मैंने दिखाया नहीं है। ये लाइन पैरेलल है, पैरेलल मतलब इसके ऐसे ऐसे साइड में पैरेलल होगी कि 90 माइनस थीटा चेंज नहीं होगा। 90 माइनस थीटा बन रहा है तो 90 माइनस थीटा ही बनेगा। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा कि हमें क्या ढूंढना है, एंगल बिटवीन द प्लेन्स। तो व्हाट इज एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन, एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन इज थीटा। लेकिन हम यहां पे किसके बीच में एंगल निकालेंगे, नॉर्मल और लाइन के बीच में। क्यों निकालेंगे, क्योंकि ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। इसका मतलब हमारा आंसर थीटा के टर्म में ही आएगा, थीटा के टर्म में आएगा। इसका मतलब इनडायरेक्टली अपन लाइन और प्लेन के बीच में एंगल निकाल रहे। आई होप सो बेटा आपको क्लियर होगा। आखिरी बार फिर से रिसमराइज करते हैं कि हमने क्या क्या देखा। ये मेरे पास प्लेन है, ये येलो वाली लाइन है जो पास आउट करती है। यहां पे पूछा गया एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन, तो हमने ऑब्जर्व किया कि ये लाइन है, ये प्लेन है, तो एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन इज थीटा। अब मैंने क्या सोचा कि मैंने इसका नॉर्मल बना दिया। नॉर्मल बनाया तो ये अगर थीटा है तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि नॉर्मल प्लेन से कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री बनाती है। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है। चलो इतना सोच लिया। उसके बाद मैंने इसका डायरेक्शन वेक्टर निकाला। डायरेक्शन वेक्टर क्या होता है, हमेशा पैरेलल टू क्या, हमारी गिवन लाइन, ठीक है, A2 B2 C2 का IJ के लगाने से मिलता है। तो अगर मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए, अगर मैंने 90 माइनस थीटा की वैल्यू बता दी तो मैं थीटा की वैल्यू आराम से बता पाऊंगा। इसलिए हम क्या करेंगे, इसका नॉर्मल और इसका डायरेक्शन वेक्टर यूज करेंगे, दोनों में डॉट प्रोडक्ट करेंगे। 90 माइनस थीटा की वैल्यू मिलेगी तो थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। या फिर 90 माइनस थीटा कैसे कॉस थीटा साइन थीटा में कन्वर्ट होता है, ये अभी हम देखने वाले। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। तो मैं क्या करूंगा, इसका नॉर्मल वेक्टर लूंगा और इसका डायरेक्शन वेक्टर लूंगा, दोनों में डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा। क्या हो जाएगा, एन वेक्टर बी वेक्टर। क्या मुझे कॉस थीटा लिखना चाहिए, बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि एन वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में थीटा एंगल है ही नहीं। ध्यान से देखो कितना है, एन वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल है 90 माइनस थीटा। तो यहां पे क्या आएगा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, जो एंगल है वो लिखना पड़ता है। आई होप आपको ये पता होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। तो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा को क्या लिखते हैं, ये जैसे कैसे आ जाएगा, एन वेक्टर बी वेक्टर, एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं कॉस थीटा और साइन थीटा, जैसे tan और cot होता है, sec और cosec होता है। तो cos ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। इसका मतलब यहां से मैं साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं बिल्कुल आसानी से। साइन थीटा इज इक्वल टू एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर बी वेक्टर। समझे क्या, तो ये सब आपको फॉर्मूला याद नहीं करने हैं। अगेन आपको याद नहीं करना, आपको लॉजिकली इसको सॉल्व करना है। लॉजिकली सोचना है कि किसके बीच में एंगल लेना पड़ेगा, चाहे वो पिछला वाला क्वेश्चन हो जो हमने टॉपिक पढ़ा या फिर ये वाला क्वेश्चन हो। फॉर्मूले याद मत करो, रट्टा मत करो, क्योंकि आपको दिमाग लगाना पड़ेगा लाइन एंड प्लेन में, तो ही जाके आपके सवाल होने वाले। समझे, तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है हमारे पास, द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन। अगेन उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द लाइन एंड एंगल बिटवीन द प्लेन। नॉर्मली बच्चे क्या करेंगे, अगेन रिपीट करता हूं, नॉर्मल इसका एबीसी निकाल लेंगे, मतलब क्या निकालेंगे, डायरेक्शन वेक्टर। इसका नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे, दोनों को डॉट करेंगे, दोनों के बीच में थीटा एंगल लेंगे और वो यहां पे आंसर मिलेगा भी आपको, जो कि गलत है। थीटा नहीं लेना पड़ता है, क्या लेना पड़ता है, 90 माइनस थीटा, क्योंकि थीटा तो एंगल किसके बीच में बनेगा, वो तो प्लेन और लाइन के बीच में बनेगा, रियल वाला थीटा। और नॉर्मल और लाइन के बीच में क्या बनेगा, 90 माइनस थीटा। बस यही करने वाले अपन। तो ध्यान से देखो, द एंगल बिटवीन दिस प्लेन, तो दिस इज यहां से बी वेक्टर मिल जाएगा हमारा। बी वेक्टर क्या मिलेगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। ये हमने क्या लिखा, डायरेक्शन वेक्टर लिख दिया। नॉर्मल वेक्टर लिखते यहां से मिलेगा, नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा 10i कैप प्लस 2j कैप माइनस 11k कैप। तो ये मिला मेरा n वेक्टर, ये मिला मेरा b वेक्टर, दोनों को डॉट प्रोडक्ट करते हैं। n वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू n वेक्टर का मैग्नीट्यूड b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। दोनों के बीच में थीटा एंगल नहीं है, हम 90 माइनस थीटा लेंगे हमेशा, ध्यान रखना। तो n वेक्टर डॉट b वेक्टर, n और b का डॉट प्रोडक्ट करते हैं।
n डॉट b का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10 इंटू 20 हो जाएगा, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, -11 और 6 कितना हो जाएगा, -66 हो जाएगा, इज इक्वल टू n वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। n वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं अभी, क्या हो जाएगा n वेक्टर का मैग्नीट्यूड, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121, तो ये कितना आ जाएगा 100, 121 ये आएगा 221, 221 और 4 कितना आ जाएगा 225, 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे आएगा 15 का स्क्वायर, मतलब 15 आ जाएगा ना वैल्यू, स्क्वायर रूट ऑफ 225। अब मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्या होगा, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 6 6 जा 36, अगेन 36 प्लस 4 40, 40 प्लस 9 49, तो स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, और यहाँ पे cos ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा आ जाएगा, समझे क्या। अब यहाँ पे आंसर जो है नेगेटिव में आएगा, हम पॉजिटिव में लिखेंगे क्योंकि हमें एक्यूट एंगल चाहिए साइन थीटा, ठीक है, एक्यूट एंगल लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा ये 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा 66, माइनस 60 हो जाएगा, -60 प्लस 20 -40, लेकिन हम इसे 40 लिखेंगे, 40 इज इक्वल टू 15/7 इधर आ जाएगा और ये आ जाएगा साइन थीटा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, तो क्या आ जाएगा, अब इसमें कैलकुलेट करते हैं, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, कितना आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 8/7 3 जा 21, तो 8/21 क्या हमारे पास आंसर है, बिल्कुल आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। हम क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू लिख देंगे साइन इनवर्स 8/21। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा, समझे क्या। तो उसमें क्या बनेगा 8/21, साइन इनवर्स 8/21। आपको ये ध्यान रखना है कि यार एंगल जो है थीटा नहीं बनेगा, 90 माइनस थीटा बनेगा, लिख के रख लो, डायग्राम में भी बना लो कि एंगल बिटवीन द लाइन और प्लेन कितना बनेगा, थीटा बनेगा, लेकिन अगर उसको छोड़ देंगे तो कितना बनेगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि नॉर्मल का टोटल एंगल कितना होता है प्लेन के साथ 90 डिग्री होता है। तो आई सबको क्लियर हुआ होगा। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या है हमारे पास, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन। तो एक पॉइंट है, ये एक प्लेन, ये एक प्लेन है, तो इसके बीच में इसमें बीच में डिस्टेंस कितना होगा। मैं क्या करता हूं, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बता देता हूं। क्यों फॉर्मूला बताना है, क्योंकि ये जो है आपने स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ा होगा 11th स्टैंडर्ड में, तो 11th स्टैंडर्ड में जो होता है ना डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, सेम लॉजिक से जो है फॉर्मूला आता है। मैं आपको ट्रिक बता देता हूं कि इसमें सोचना क्या है, लिखना क्या है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। क्या है मेरे पास, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ये मेरे पास पॉइंट है, ये मेरे पास प्लेन है, यहां से मैंने ड्रॉ कर दिया एक स्ट्रेट लाइन दैट इज परपेंडिकुलर, और मुझे बताना है इनके बीच का डिस्टेंस, और इनके बीच का डिस्टेंस मैंने क्या दे रखा है, डी दे दिया, ठीक है। अब इनके बीच का डिस्टेंस डी है, तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, क्योंकि डिस्टेंस क्या रहेगा, डिस्टेंस मेरा पॉजिटिव रहेगा, डिस्टेंस पॉजिटिव रहेगा, डिस्टेंस अगर पॉजिटिव रहेगा तो यहाँ पे x1 की वैल्यू इधर पुट करेंगे, y1 की वैल्यू इधर पुट करेंगे, z1 की वैल्यू इधर पुट करेंगे, तो क्या आया हमारा आया ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d। क्या किया हमने, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d, x1 y1 z1 इसमें पुट कर दिया। अब क्या आ जाएगा, यहां पे स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, कोएफिशिएंट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, मतलब क्या आ जाएगा xyz का कोएफिशिएंट। तो क्या किया मैंने, ध्यान से देखो, सबसे पहले x1 y1 z1 पुट कर दिया, तो यहां पे आ जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। आई होप सो आपको याद आ गया होगा स्ट्रेट लाइन में पढ़ा हुआ फॉर्मूला। सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन का भी सिमिलर फॉर्मूला है, समझे क्या। अब इसमें जो एक्स्ट्रा पार्ट क्या है, c है, cz1 और d एक्स्ट्रा पार्ट है, उसमें क्या होता है ax1 प्लस by1 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, समझे। तो इसमें सिर्फ इतना फॉर्मूला है, मैं क्या करूंगा इसके प्रूफ में नहीं जाऊंगा, जैसे कि मैंने आपको बहुत सारी चीजें लॉजिक से याद करने के लिए बोली है, लेकिन इसको बोलूंगा कि याद कर लो, ठीक है, और उसको फॉर्मूला बुक में लिख लो। तो दिस इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, तो इसमें इतना ही रिक्वायरमेंट है। हम आगे बढ़ते हैं, ओके। तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन इज, नॉर्मल फॉर्मूला लगेगा डायरेक्टली, ठीक है, तो इसको फॉर्मूला लगा के कर देते हैं। क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है। अगर ये फॉर एग्जांपल एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, abc x1 y1 z1 याद नहीं आ रहा, तो कैसे करेंगे, ये पॉइंट इसमें पुट करो x में, ये पॉइंट y में पुट करो, ये पॉइंट z में पुट कर दो, z में पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 1 6 हो जाएगा, और 2 उधर पुट करेंगे तो -2, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 उधर पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 9, और उसको एज इट इज लिख देंगे +10, ये हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ
कोएफिशिएंट का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और उसके बाद क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर दैट इज 9। समझे क्या? तो ये एबीसीडी याद करने की भी जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ इतना ध्यान में रख लिया कि 1 2 3 पॉइंट पुट करना है, उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ एबीसी, मतलब कोएफिशिएंट का स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं और डिस्टेंस पॉजिटिव होता है तो मॉड्यूलस आएगा हमेशा। तो ये क्या हो जाएगा 6 10 है 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 9 10 11 हो जाएगा तो 21 आ जाएगा ऊपर, 21 ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 प्लस 4 40 49, तो 7 यार 7 बहुत फेमस तरीके से आ रहा है ना बार बार, 7 1 जा 7 7 3 जा 21, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 3 यूनिट्स, 3 यूनिट्स। अब यूनिट्स नहीं दिया ना, सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, ठीक है, तो 3 यूनिट्स हमारा आंसर है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप सो आपको ये लॉजिक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने अगेन जानबूझ के यहाँ पे जो है वेक्टर फॉर्म में दिया, वेक्टर फॉर्म में दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसको लिखेंगे कैसे। ठीक है, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, किसके बीच में फॉर्मूला पढ़ा, ध्यान से देखो, हमने जो रियल वाला फॉर्मूला पढ़ा है उसमें ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, मतलब कार्टेशियन फॉर्म है किस चीज की, इक्वेशन ऑफ प्लेन की। लेकिन यार यहाँ पे तो कार्टेशियन फॉर्म है ही नहीं, फिर कैसे करोगे, यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म है ही नहीं, तो कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आर वेक्टर क्या होता है, रैंडम पॉइंट होता है, रैंडम पॉइंट या फिर रैंडम वेक्टर या फिर वेरिएबल पॉइंट जिसका हमने पोजीशन वेक्टर लिखा है, और वेरिएबल पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है हमेशा एक्स वाई जेड। तो अगर मेरा आर मैं यहां पे लिखता हूं, अगर मेरा आर जो है, अगर मेरा आर एक रैंडम पॉइंट एक्स वाई जेड है तो आर वेक्टर क्या होगा, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जी कैप प्लस जेड के कैप, यही होगा आर वेक्टर। तो आर वेक्टर यही होगा और उन दोनों के बीच में क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। तो इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, x मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज x प्लस y मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 2x 2y सॉरी ना, y मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 2y, और क्या आ जाएगा z मल्टीप्लाई बाय 4 क्या हो जाएगा प्लस 4z इज इक्वल टू ये 13 एज इट इज आ जाएगा। समझे क्या? तो देखो ये कौन सा बन गया, कार्टेशियन फॉर्म बन गया। कार्टेशियन फॉर्म ऐसे बनाते हैं, आर वेक्टर को एक्स वाई जेड से रिप्लेस कर दो, डॉट प्रोडक्ट कर दो, कार्टेशियन फॉर्म बन जाएगा, बस खत्म अभी क्वेश्चन। तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, एक चीज याद रखना, ये जो 13 है इधर शिफ्ट कर देना, x प्लस 2y प्लस 4z माइनस 13 इज इक्वल टू 0, नहीं तो प्लस 13 लिख दोगे ना। अब क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन लगाएंगे बस, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा मॉडुलस, क्या करेंगे ये वाला जो पॉइंट है, अच्छा ये पॉइंट वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, इसका उल्टा सोचो, अगर मेरा आर वेक्टर एक्स वाई जेड है तो पोजीशन वेक्टर क्या हुआ आर एक्स वाई जेड, और अगर मेरा पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है तो मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा 2, 1, 1, ये पॉइंट है और इसका ये पोजीशन वेक्टर है। तो 2 इसमें पुट करेंगे, 1 इसमें पुट करेंगे, 1 इसमें पुट करेंगे एक्स वाई जेड की जगह, तो 2 इंटू 2, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 ने एक्स की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 आएगा, प्लस 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2, प्लस 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा 4, माइनस 13 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ किसका आता है कोएफिशिएंट का, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूं, खत्म। तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 5 6 7 8 8 माइनस 13 8 9 10 11 12 13, मतलब 5 आ रहा है मेरा, माइनस 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 4 20 और 20 प्लस 1 हो जाएगा 21। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, मतलब मॉडुलस है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगा क्योंकि डिस्टेंस है। तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 21, मतलब कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। समझे क्या? इससे हमने क्या सीखा ये क्वेश्चन से कि वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन प्लेन में कैसे कन्वर्ट करना है, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन में कैसे कन्वर्ट करना है, ये हमने सीखा। उसके बाद हमने ये भी देखा कि अगर मेरा पोजीशन वेक्टर ऐसा है तो पॉइंट क्या होता है ये, अगर मेरा पॉइंट ऐसा है तो पोजीशन वेक्टर को कैसा होता है ये हमने कहां सीखा है, वेक्टर्स में हमने कर लिया है। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट बस ये आ गया। समझे क्या? नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेन्स। अब ये रेयरली पूछा जाता है लेकिन तो भी मैं आपको बताऊंगा, फॉर्मूला बहुत ज्यादा इजी है, मतलब सिमिलरली है जैसे हमने पढ़ा ना अभी डिस्टेंस बिटवीन, वैसे ही डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेन्स है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान से ऑब्जर्व करो, बस एक अगर क्वेश्चन पूछा भी है ना तो आपको कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ वो एक ही चीज करेगा जो मैं क्वेश्चन में आपको बताने भी वाला हूं अगले, बस अभी के लिए फिलहाल ध्यान दो। मेरे पास प्लेन P1 है, प्लेन P2 है, दोनों प्लेन कैसे हैं, दोनों प्लेन मेरे पास पैरेलल है, एक P1 प्लेन एक P2 प्लेन है, दोनों बढ़िया से पैरेलल है। और हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया जिसमें नॉर्मल वेक्टर दोनों के लिए सेम होता है, याद आया होगा आपको। तो
मेरे पास P1 की इक्वेशन ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी वन, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी टू। अब इसमें आपको कुछ अजीब नहीं दिख रहा जो मैंने इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखा है, ध्यान से देखो, मन की आंखों से देखो। यहाँ पे अजीब क्या है, यहाँ पे मैंने a1 b1 c1 a2 b2 c2 दिया ही नहीं है, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे d1 दिया और यहाँ पे d2 दिया। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे पास ये एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, और हमने देखा था जब भी दो प्लेन पैरेलल होते हो तो दोनों का नॉर्मल वेक्टर क्या लिया जाता है, दोनों का नॉर्मल वेक्टर सेम लिया जाता है। और ये नॉर्मल वेक्टर निकलता कैसे, डायरेक्शन रेशियो को आईजे के लगाने से। तो ए बी सी को आईजे के लगाऊंगा, ए बी सी को आईजे के लगाऊंगा, तो दोनों का नॉर्मल वेक्टर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। इसका मतलब हमने ये सीखा कि यहां पे एबीसी और यहां पे एबीसी हमेशा सेम करने हैं या फिर सेम चाहिए। अगर सेम नहीं आएंगे तो हम क्रिएट करेंगे, तब जाके हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने वाले। तो कंडीशन नंबर 1 क्या होगी कि दोनों प्लेन का एबीसी सेम होना चाहिए, तो ही जाके ये फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मैंने उसको डी मान लिया, तो डी क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू हो जाएगा मॉडुलस ऑफ दोनों का कांस्टेंट का सब्ट्रैक्शन d1 माइनस d2, d1 माइनस d2, और नीचे का सेम टर्म आएगा दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। कैसा आएगा डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स, कि दोनों का कांस्टेंट का डिफरेंस कर देंगे, दोनों के कांस्टेंट का डिफरेंस कर देंगे, और डिनोमिनेटर में क्या लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। बट कंडीशन क्या होगी, कंडीशन क्या होगी, कंडीशन क्या होगी, जो आपको रिमेंबर करना है, जो आपको याद करना है, जो ध्यान में रखना है कि दोनों का ए बी सी जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। अब मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। क्वेश्चन क्या, ध्यान से देखो, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन P1 एंड P2 इज, ध्यान से देखो, मैंने जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन क्रिएट किया है ना कि यहाँ पे 2 3 5 और यहाँ पे 4 6 10 है। अगर मैं आपको बताते नहीं तो आप 100% गलती करते हैं, बट मैंने सोचा कि आपको बता दूं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करो, सॉल्व करके देखो कि क्या आंसर आएगा। मैं आपको आंसर बताने वाला हूं, ध्यान से देखो। सबसे पहले मेरा गोल क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स P1 एंड P2 निकालना है। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि यार ये पैरेलल है कि नहीं। पैरेलल है कि नहीं कैसे चेक करते, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। अगर ये कंडीशन रही तो प्लेन कैसे रहते, पैरेलल रहते, ये हमें ऑलरेडी पता है। तो चेक करते, a1 by a2 मतलब 2 by 4 इज इक्वल टू b1 by b2 दैट इज 3 by 6 इज इक्वल टू c1 by c2 दैट इज 5 by 10। ये आता है 1 by 2, ये भी आता है 1 by 2, ये भी आता है 1 by 2, मतलब प्लेन मेरे पैरेलल है। प्लेन अगर पैरेलल है तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन निकालना बच्चों का खेल हो गया हमारे लिए। एक ही फॉर्मूला लगेगा, d1 माइनस d2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। बट वो बच्चा गलती क्या कर सकता है कि abc को सेम नहीं करेगा, 4 माइनस 16 करके बस आंसर बता देगा, समझे क्या? बट हम गलती नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो। अब ये जो मेरा प्लेन है, ये वाला जो प्लेन है, ये मेरा प्लेन 100% सही है, बट इस प्लेन को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा 2 3 5 में। तो मैं इस प्लेन से क्या करता हूं, इस प्लेन से मैं 2 कॉमन लेता हूं। अगर मैं इस प्लेन से 2 कॉमन लूंगा तो क्या आएगा, ध्यान से देखो। मैंने इस प्लेन से 2 कॉमन लिया तो यहां पे क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3y प्लस 5z प्लस 2 8 जा 16 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या, मैंने इस प्लेन से 2 जैसे कॉमन लिया तो यहाँ पे देखो सेम सेम क्रिएट हो गया। यहाँ पे 2 3 5 है और यहाँ पे भी 2 3 और 5 है, समझे क्या? जैसे एबीसी सेम क्रिएट हुआ वैसे हम क्या लगा सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन 2 को उधर भेजेंगे तो P2 की प्लेन की इक्वेशन क्या बन जाएगी, P2 हमारी प्लेन डायरेक्टली बन जाएगी अभी 2x प्लस 3y प्लस 5z प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब सो बेटा आपको समझ में आया होगा, समझे? अब इसका d1 क्या हो जाएगा, इसका d1 मेरा हो जाएगा ये वाला, ये अभी d1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, d2 हो जाएगा। तब जाके आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है। अगर आप पहले यूज करोगे तो 100% गलत आंसर आएगा। तो क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला d1 माइनस d2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो बस d1 क्या है 4, d2 क्या है 8। अब यहाँ पे a b c दोनों में सेम आएगा, नहीं तो अप्लाई भी कैसे करते, समझे? तो स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर दैट इज 4 प्लस b का स्क्वायर दैट इज 9 प्लस c का स्क्वायर मतलब 3, कितना आ जाएगा 3 नहीं सॉरी 2 3 5 है ना, c 5 है तो 5 5 25। तो बस इसका मॉडुलस निकालते, 8 माइनस 4 होता है 4, वो तो माइनस 4 होगा, अब मॉडुलस लगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो d वैल्यू क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू 4 ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, अब ये क्या आ जाएगा 9 10 11 12 13 25 और 13 कितना आ जाएगा 48 48 आ गया क्या, 9 10 11 12 13 13 5 6 7 8 2 8 3 13 तो 38 आ गया ना, 4 by 38 दिस विल बी आवर आंसर, समझे क्या? अब इसको आप और भी फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो अगर करना चाहो तो, लेकिन डिस्टेंस यही आएगा और मैंने आपको लॉजिक के लिए ये क्वेश्चन बनाया था और सबको क्लियर हुआ होगा। कंडीशन 1 क्या रहेगी, ए बी सी सेम रखो, ए बी सी सेम रखो, ए बी सी सेम रखो। यहां सेम नहीं थे तो हमने क्या किया, 2 कॉमन लेके देखा, समझे? या फिर आप पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड भी कर सकते हो, एक ही बात है, हमें तो एबीसी सेम लाना है। ठीक है, तो अब सबको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन प्लेन्स, और ये आखिरी टॉपिक है हमारे लाइन्स एंड प्लेन्स का। ठीक है, तो फाइनली हम पहुंच गए आखिरी टॉपिक में। तो ध्यान से देखो अगेन, ये मेरे पास प्लेन P1 है, ये मेरे पास प्लेन P2 है, दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। पहले हमने विजुअलाइजेशन कर दिया है कि इंटरसेक्ट क्या करेंगे, एक लाइन में इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, एक लाइन में इंटरसेक्ट करेंगे। अब पंगा क्या है हमारे साथ कि ये वाली लाइन तो है, ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन तो हमें मिल गई है। ये लाइन कौन सी है, जहां से ये प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां से ये प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब ये लाइन से एक दूसरा प्लेन पास करेगा। ये लाइन को मैं सेपरेट यहां पे बना देता हूं आपको शो करने के लिए। ठीक है, ये लाइन मैंने सेपरेटली यहां बना दिया। अब हमें ये पूछा गया है कि ये लाइन से पास करने वाली प्लेन की इक्वेशन क्या रहेगी, ये लाइन से पास करने वाली प्लेन की इक्वेशन क्या रहेगी, ये बताना है। अब कॉन्सेप्ट सोच के ऐसा लगता है कि कितना खतरनाक वाला कॉन्सेप्ट बनने वाला है, लेकिन भाई एक ही लाइन का फॉर्मूला है। ठीक है, जो आपने सर्कल, स्ट्रेट लाइन वगैरह में बहुत सारा पढ़ा होगा। ठीक है, ध्यान से देखो, ये मेरे पास प्लेन P1 है, ये मेरे पास प्लेन P2 है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ नहीं, लाइन ऑफ इंटर, जहां पे इंटरसेक्ट करेगा उस लाइन से हमें एक तीसरा प्लेन बनाना है, और उस तीसरी प्लेन की इक्वेशन लिखनी है, क्या होगी, दैट इज P3 की इक्वेशन। तो ये P3 वाला प्लेन यहां बनेगा जो मैं अभी यहां पर बनाने वाला हूं। तो क्या होगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा। मतलब ये ऐसा प्लेन होगा जो इससे पास करेगा, समझे। ये 3D में इमेजिन कर लो, मैंने वहां पे बना भी दिया। तो इस लाइन से प्लेन पास करने वाला कुछ ऐसे दिखेगा। तो इस प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, P3 इज इक्वल टू हो जाएगा, P3 की इक्वेशन हो जाएगी, मतलब P3 की इक्वेशन जो हो जाएगी वो हो जाएगी P1 प्लस लैम्बडा टाइम्स P2। बस इतनी ही इक्वेशन है। P1 क्या है, इक्वेशन दी गई होगी आपको, वो पुट कर दो। लैम्बडा क्या है हमें नहीं पता, और P2 की इक्वेशन उसमें पुट कर दो। फॉर एग्जांपल आपको एक प्लेन की इक्वेशन ऐसे दे रखी है, 2x प्लस 3y प्लस 5z प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और दूसरे प्लेन की इक्वेशन ऐसे दी है, 3x प्लस 7y माइनस 5z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये मैंने रैंडम एग्जांपल के लिए दिया है, ठीक है ना, हो सकता है इंटरसेक्ट भी ना करे, बट मैंने आपको एग्जांपल के लिए दे रखा है। ये P1 प्लेन है, P2 प्लेन है। अब P1 P2 प्लेन किसी एक पॉइंट लाइन में इंटरसेक्ट करेगा, उस लाइन से पास करने वाला जो भी प्लेन होगा उसका मुझे क्या चाहिए, उसका मुझे एक प्लेन चाहिए, तीसरी इक्वेशन की प्लेन चाहिए। तो तीसरी इक्वेशन की प्लेन क्या हो जाएगी, P1 प्लस लैम्बडा P2 इज इक्वल टू 0। तो P1 मतलब ये लिख दो, 2x प्लस 3y प्लस 5z प्लस 2, ये मैंने P1 लिख दिया, प्लस लैम्बडा टाइम्स यहां पे P2 की इक्वेशन लिख दो, 3x प्लस 7y, 3x प्लस 7y माइनस 5z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। समझे क्या, इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन बन जाएगा। P1 प्लस लैम्बडा P2 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा भाई, तभी इक्वेशन बनेगा। समझे क्या, ये बहुत ज्यादा इजी कंसेप्ट है, और इसके क्वेश्चन आएंगे भी तो ज्यादा हार्ड नहीं आते, बहुत इजी आते हैं। मैंने क्या किया ना आपके लिए एक बोनस चीज दी थी, दैट इज CET 2023। CET 2023 का क्वेश्चन करने वाले, कौन से कंसेप्ट में बेस है, वही कंसेप्ट में बेस है जो हमने पढ़ा, ये वाला कंसेप्ट कि प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ गिवन प्लेन्स। समझे, इसको ध्यान से एक बार देखो, रिवाइज करो, फिर जाके इस क्वेश्चन में जंप करो, वीडियो पॉज करो और आप खुद सॉल्व करके देखो। ये CET 2023 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो अभी कैसे करेंगे इसको। CET 2023 का क्वेश्चन क्या है, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। ये P1 है, ये P2 है, दोनों का जब इंटरसेक्शन होता है, जब दोनों का इंटरसेक्शन होता है तो उसका, उसमें से एक तीसरी प्लेन पास करेगी, दैट इज इक्वेशन ऑफ प्लेन बतानी है जिसकी, उसका हमें इक्वेशन बताना है, एंड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अब यहां पे भाई एक चीज एक्स्ट्रा दे रखी है, एंड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये आपको कंफ्यूजिंग करने के लिए दे रखा है, लेकिन हम क्या सोचेंगे, प्लेन के बारे में सोचना है तो नॉर्मल के बारे में सोचेंगे। ठीक है, ये आप पॉइंट लिख के रखो, प्लेन दिया है तो नॉर्मल के बारे में सोचेंगे, लाइन दिया है तो डायरेक्शन वेक्टर के बारे में सोचेंगे। ध्यान से देखो, पहले तो हम क्या निकाल लेते हैं, प्लेन निकाल लेते हैं। तो ये मेरा प्लेन है, ये मेरा प्लेन है, कौन सा प्लेन है, P3 प्लेन है, ये मेरा P3 प्लेन है। P3 प्लेन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, P1 प्लस लैम्बडा P2 इज इक्वल टू 0। तो टू बी सेफ ये पहले लिख लेते हैं, ठीक है, फिर जो गिवन इन्फॉर्मेशन है बाद में, एंड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये ऐसे बोल रखा है, क्वेश्चन की इंग्लिश ध्यान से पढ़ो, उन्होंने ये बोला है कि ये वाले जो प्लेन है ना वो मेरी एक्स एक्सिस से पैरेलल है, जो कि हम बाद में यूज करेंगे। पहले उसको लिख लेते हैं कि इस प्लेन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस लैम्बडा टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस लैम्बडा टाइम्स ये वाली इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये किसकी इक्वेशन आई है, ये इस वाली प्लेन की इक्वेशन आ गई। ये जो प्लेन है P3 इसकी इक्वेशन लिख दी, चलो बढ़िया है। लेकिन इस वाली प्लेन की इक्वेशन चारों में से कोई ना कोई होनी चाहिए। इसका मतलब मुझे क्या एलिमिनेट करना पड़ेगा, यहाँ से लैम्बडा एलिमिनेट करना पड़ेगा। लैम्बडा एलिमिनेट करने के लिए उन्होंने एक इंफॉर्मेशन दे रखी है, एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सोचो, डायग्राम बनाते हैं, सोच के देखो,
कि ये जो मेरी लाइन है एक्स एक्सिस को पैरेलल है, कि ये जो प्लेन है मैंने इसे प्लेन बना दिया है, ये मेरा ऐसा प्लेन है और ये मेरी एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस ऐसे जा रही है, मेरा प्लेन उसके ऊपर से ऐसे ऐसे जा रहा है। प्लेन है तो किसके बारे में सोचेंगे? नॉर्मल के बारे में सोचेंगे। तो यहां से मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया ऐसा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये प्लेन और लाइन पैरेलल है तो क्या ये नॉर्मल परपेंडिकुलर रहेगा एक्स एक्सिस को? 100% रहेगा। और एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई कैप, 1 आई कैप। यूनिट वेक्टर क्या होता है? 1 आई कैप। इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं, ये नॉर्मल वेक्टर और ये वाला जो आई कैप है उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। 0 क्यों आएगा? क्योंकि हमारा डॉट प्रोडक्ट यानी थीटा क्या बन रहा है यहाँ पे? 90 डिग्री बन रहा है। प्लेन पैरेलल है टू एक्स एक्सिस, नॉर्मल लाइन ड्रॉ करूंगा तो जो नॉर्मल लाइन होगी परपेंडिकुलर, किसको होगी? परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 डिग्री बनेगा। थीटा 90 डिग्री बनेगा तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब सबको क्लियर हो रहा होगा एक एक चीज। तो यहां से नॉर्मल वेक्टर निकालते हैं। ये एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस को हमेशा 1 आई कैप लेना, यूनिट वेक्टर ले लो 1 आई कैप, ठीक है ना। ये आपने नई चीज सीखी होगी। तो यूनिट वेक्टर 1 आई कैप ले लो, उसको डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो अभी। अब यहां से मुझे नॉर्मल वेक्टर निकालना है। नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो। मेरे पास क्या अभी x है तो यहां पे हम पहले शिफ्ट कर लेते हैं। ये x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस 2 लैम्बडा x प्लस 3 लैम्बडा वाई माइनस जेड लैम्बडा प्लस 4 लैम्बडा इज इक्वल टू 0। ये लैम्बडा मैंने चारों को दे दिया है, बांट दिया चारों को, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? एक्स वाई जेड को एक एक टर्म को सेपरेट करूंगा और लिखते जाऊंगा। मेरे पास x है, ये मेरे पास 2 लैम्बडा x है, दोनों को क्लब करके लिखूंगा तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस 2 लैम्बडा x। अब मैं क्या करूंगा? y को सेपरेट कर दूंगा। ये मेरे पास y है और ये मेरे पास 3 लैम्बडा y है, तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस 3 लैम्बडा y प्लस z को सेपरेट करूंगा। ये z है मतलब 1 है और यहां से माइनस लैम्बडा, तो z आ जाएगा। z माइनस z लैम्बडा, y प्लस 3 लैम्बडा y, x प्लस 2 लैम्बडा y। मतलब सिर्फ x निकाला है, y निकाला है, z निकाला है। कांस्टेंट टर्म एज इट इज लिख देंगे। कांस्टेंट टर्म क्या है? -1 और ये क्या है? प्लस 4 लैम्बडा इज इक्वल टू 0। समझे? अब याद करो, किसको याद करना है? प्लेन की इक्वेशन को। ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। x के बाजू में जो होता है वो a होता है, y के बाजू में b होता है, z के साथ c होता है। abc क्या होता है? डायरेक्शन रेशियो होता है। abc को ijk लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलता है? नॉर्मल मिलता है। तो x के बाजू में जो है वो a है, ये b है, ये c है। तो क्या मुझे नॉर्मल वेक्टर मिल गया? नॉर्मल वेक्टर मिल गया। नॉर्मल वेक्टर क्या होगा? लिख लेते हैं भाई। नॉर्मल वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 2 लैम्बडा आई कैप प्लस 1 प्लस 3 लैम्बडा जे कैप प्लस 1 माइनस लैम्बडा के कैप। तो ये मेरा क्या बन गया? ये मेरा नॉर्मल वेक्टर बन गया। अब नॉर्मल वेक्टर को डॉट किससे करेंगे? नॉर्मल वेक्टर को 1 आई कैप से डॉट करेंगे, क्योंकि 1 आई कैप एक्स एक्सिस में मजे से घूम रहा है। और नॉर्मल वेक्टर और 1 आई कैप के बीच में डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि थीटा कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। तो इसको हम डॉट करेंगे, तो n वेक्टर डॉट 1 आई कैप के साथ 0 होना चाहिए। तो बस ये यूज करेंगे शक्तियां। ओके, 1 आई कैप है तो j वाला कैप 0 हो जाएगा, k वाला कैप भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसका आई कैप और इसका आई कैप डॉट होने वाला है। j कैप के साथ डॉट करूंगा तो 0 आएगा, k कैप के साथ डॉट करूंगा तो 0 आएगा। मतलब आई कैप वाले डॉट प्रोडक्ट होंगे। तो 1 इंटू 1 प्लस 2 लैम्बडा कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2 लैम्बडा। मतलब इसका आंसर ये आएगा सिर्फ इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगेन मैं रिपीट करता हूं 1 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, ऐसे इक्वेशन बनेगा। 0 बनेगा तो 0 0, j के साथ 0 हो जाएगा, 0 इंटू 1 माइनस लैम्बडा 0 हो जाएगा, लेकिन 1 इंटू 1 प्लस 2 लैम्बडा 1 प्लस 2 लैम्बडा होगा और उसका आंसर 0 है। तो 1 प्लस 2 लैम्बडा की वैल्यू आती है -1 और लैम्बडा की वैल्यू होती है -1/2। अब लैम्बडा की वैल्यू -1/2 इधर पुट करेंगे, क्योंकि ये क्या है? दिस इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन चल रहा है, चाहे आप लैम्बडा की वैल्यू इधर पुट करो या लैम्बडा की वैल्यू इधर पुट करो, एक ही बात है, ठीक है। तो आइए देखते हैं उसको। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या है? 1 प्लस 2 लैम्बडा एक्स, मैं यहाँ पे अगेन लिख देता हूं 1 प्लस 2 लैम्बडा एक्स 1 प्लस 3 लैम्बडा वाई 1 माइनस लैम्बडा जेड माइनस 1 प्लस 4 लैम्बडा इज इक्वल टू 0। अब लैम्बडा की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगा? 1 प्लस 2 लैम्बडा क्या है? -1/2 एक्स प्लस 1 प्लस 3 लैम्बडा की वैल्यू अगेन क्या है? -1/2 y प्लस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 z माइनस प्लस 4 लैम्बडा की वैल्यू क्या है? -1/2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं अभी, क्या हो जाएगा? ये 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 - 1 0, ये तो 0x आ रहा है। ऑब्वियसली x में पैरेलल है तो x 0 आएगा।
मतलब x का कोएफिशिएंट 0 आ जाएगा। अब ये क्या आ जाएगा, -3/2, इसको स्टेप वाइज करते हैं, 1 - 3/2y प्लस 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2z, ये आ जाएगा -1, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 - 1 - 2 आएगा इज इक्वल टू 0। चलो देखते हैं और आगे क्या क्या होता है। ये तो 0 हो गया, चलेगा। ये क्या हो जाएगा, 2 - 3 -1/2y -3/2z, और ये कितना आ जाएगा, -3 इज इक्वल टू 0। क्या करते हैं इसको, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, एलसीएम सेम लेने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया, क्या आ जाएगा, ये -y + 3z -6/2 इज इक्वल टू 0। 2 उधर चले गया तो क्या हो जाएगा, -y + 3z -6 इज इक्वल टू 0। अब बस शिफ्ट कर दो इधर, क्या हो जाएगा, y - 3z + 6 इज इक्वल टू 0, y - 3z + 6 इज इक्वल टू 0, y - 3z + 6 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ऑप्शन बी आ जाएगा, y - 3z + 6 इज इक्वल टू 0। समझे क्या? तो सीईटी में क्वेश्चन आपको इस टाइप के मिल सकते हैं, अगर आया भी है तो 2023 में आया है, और टाइप का ऐसा टाइप का है कि आपको इसके अलावा और भी सोचना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि P1 + λ P2 कर दो और आंसर आ जाएगा, है ना। अगर ऐसा ऑप्शन होता तो, अगर ऐसे क्वेश्चन बनते तो कंपटीशन ही नहीं होती। समझे क्या? इन्होंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है, एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो उसके बाद आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपने ये पूरा लेक्चर देखा है, पूरा अटेंड किया है, और जो कि मैं बोलता हूं आई होप सो कि आपने जो है पूरा लेक्चर देख लिया होगा और पूरा नोट्स बनाए होंगे, शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, क्योंकि यही जो है आपको काम आने वाले हैं, ठीक है। आप वीडियोस देखोगे वो तो एक बहुत अच्छी बात है कि आप वीडियोस देख रहे हो, पूरा अटेंड कर रहे हो, लेकिन जल्दी जल्दी रिवाइज करने के लिए तो आपके हैंडराइटिंग में लिखे हुए आपके नोट्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि आपके हैंडराइटिंग में जब आप नोट्स देखते हो तो जल्दी जल्दी हमें समझती है ना, ऐसा एक फैक्ट है, ठीक है। तो आई होप सो आज के वीडियो से जो है आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। तो ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं जरूर नेक्स्ट वीडियो में।